नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजी है। ये अध्याय 33 के कुछ अंश हैं और मुद्दा कह सकते हैं काफी गहरा है। ये हमारे भौतिक शरीर, हमारे इस दुनिया से परे जीवन की संभावनाओं को देखता है। असल में हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, और ये जो जागृति की बात होती है, ये है क्या। इस सामग्री में कुछ बहुत ही दिलचस्प, सोचने पर मजबूर करने वाले विचार हैं। जैसे जीवन एक ऊर्जा है, अलग अलग आयाम या डायमेंशन है, और कुछ उच्च विकसित प्राणी या हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स HEBs। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इनसे क्या निकल कर आता है। चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। बिल्कुल। और ये स्रोत, जैसा आपने कहा, हमें सीधे उन आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल सवालों की तरफ ले जाता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद कम ही सोचते हैं। ये जीवन, मृत्यु, जिसे हम रियलिटी मानते हैं, उस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। इसे आप कह सकती हैं कि अस्तित्व और चेतना को समझने का एक वैकल्पिक फ्रेमवर्क है ये। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्रोत के सबसे बुनियादी दावे की। वो ये कि जीवन असल में कभी खत्म नहीं होता। दावा यह है कि जिसे हम जीवन और मृत्यु कहते हैं, वो महज ऊर्जा का रूप बदलना है। स्रोत कहता है, या उसका सार ये है कि ऊर्जा न तो बन सकती है न नष्ट हो सकती है। तुम्हारा जो जरूरी सार है, जिसे तुम जीवन या मृत्यु से जोड़ते हो, वो बस रूप बदल रहा है। और लेखक के अनुसार इस एक बात को समझना ही जागृति की तरफ पहला कदम है। हाँ, और ये बात सीधे जुड़ती है ऊर्जा के लेन देन से, एनर्जी एक्सचेंज की अवधारणा से। अब ये एक्सचेंज सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है, ये विचारों, भावनाओं, बल्कि अस्तित्व के स्तर पर ऊर्जा का बदलना है। स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताता है। हमारे इस भौतिक जगत में, जिसे हम जानते हैं, ये ऊर्जा का लेन देन कभी कभी काफी संघर्ष वाला, हिंसक भी हो सकता है। जैसे कंपटीशन, झगड़ा, या प्रकृति में ही देख लें, शिकार और शिकारी का रिश्ता। हाँ, ये तो है। कभी नहीं। अच्छा। हमेशा अहिंसक। हमेशा। और यहीं से बात और दिलचस्प होती है, क्योंकि ये उन HEBs के स्वभाव और प्रेम की भूमिका को समझने की जमीन तैयार करता है, जिस पर हम आगे आएंगे। ये अहिंसक क्यों है, इसका जवाब बाद में प्रेम से जुड़ता है। ये दिलचस्प है। तो अब आते हैं इन उच्च विकसित प्राणियों या HEBs और अन्य आयामों पर। स्रोत सिर्फ इनकी बात नहीं करता, वो जोर देकर कहता है कि ये काल्पनिक नहीं है, ये आयाम और ये प्राणी वास्तव में हैं। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ हैं ही नहीं, बल्कि यहाँ हमारी, मतलब इंसानों की मदद करने के लिए हैं। स्रोत ये भी कहता है कि समानांतर या पैरेलल का मतलब एक जैसा नहीं, बल्कि साथ साथ मौजूद है। मतलब हमारे आयाम के साथ ही और भी हैं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि इन HEBs का मकसद क्या है। पाठ के अनुसार उनका उद्देश्य है सभी संवेदनशील प्राणियों को ये समझने, व्यक्त करने और पूरी तरह से अनुभव करने में मदद करना कि वो वास्तव में कौन है। अनुभव करने में मदद करना कि वो कौन है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस अनुभव तक ले जाना है। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि उनकी ये मौजूदगी और उनका ये मकसद सीधे तौर पर मानवीय जागृति के बड़े लक्ष्य से जुड़ा है। वो एक तरह से हमारे गाइड या सहायक जैसे हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। उनका होना ही शायद हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, बहुआयामी है। लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है, और इस स्रोत में भी है, आखिर पृथ्वी ही क्यों? हम इंसानों की ही मदद क्यों? एक ऐसी प्रजाति जो स्रोत के हिसाब से शायद अभी युवा है और जो हजारों साल बाद भी जीवन के बुनियादी उसूलों को अपनाने में हिचकाती सी लगती है। ये सवाल बिल्कुल जायज है, और इस पर HEBs का नजरिया, जैसा स्रोत बताता है, वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। स्रोत कहता है कि वो हमारी तरह परिणाम उन्मुख नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उनके लिए कामयाबी का पैमाना कोई खास नतीजा हासिल करना नहीं है, जैसे ये सोचना कि हाँ, हमने इंसानों को जागृत कर दिया। नहीं, उनके लिए सफलता उस मदद करने के काम में ही है, क्योंकि वो काम उनके अपने असली स्वरूप की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। अच्छा। स्रोत का भाव कुछ ऐसा है, ये स्वयं की सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम अभिव्यक्ति है। ये जरूरी नहीं कि उस अभिव्यक्ति का नतीजा किसी खास शक्ल में सामने आए। ये तो बहुत ही अलग सोच है, खासकर जब हम अपनी दुनिया से तुलना करते हैं। हम इंसान तो हमेशा लक्ष्यों और नतीजों के पीछे भागते हैं।
हर काम का कोई केपीआई होता है, कोई टारगेट। बिल्कुल। और स्रोत हमें इसी पर सोचने को मजबूर करता है। क्या हमने कभी कोई काम सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसे करने में ही खुशी मिलती है, क्योंकि वो हमारे अंदर की किसी चीज को बाहर लाता है, बिना ये सोचे कि इसका फायदा क्या होगा? शायद कमी। क्या हर चीज का कोई ठोस, मापने लायक नतीजा होना जरूरी है? यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है कि क्या हेब्स का ये नजरिया कि कर्म ही अभिव्यक्ति है, हमारे जीवन में सफलता, लक्ष्य और यहाँ तक कि काम की परिभाषा बदल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और स्रोत एक चेतावनी भी देता है कि अगर हम हर काम को नतीजों से ही बांधेंगे तो शायद हम खुद पर एक गैर जरूरी बोझ डाल लेते हैं, उस काम की सहजता और आनंद खो देते हैं। सही है। और ये नजरिया फिर सीधे तौर पर मानवीय जागृति के विचार से जुड़ता है ना? बिल्कुल। स्रोत जागृति में सफलता को भी एक नए ढंग से परिभाषित करता है। वो कहता है कि सफल होने का मतलब ये जानना है कि आप पहले से ही जागरूक हैं और बस इसे नहीं जानते हैं या इसे स्वीकार नहीं किया है। कमाल है। मतलब जोर खुद को बदलने पर नहीं है, बल्कि अपने बारे में जो हमारी सोच है उसे बदलने पर है। हाँ बिल्कुल। जैसा स्रोत साफ कहता है, जागृति स्वयं को बदलने के बारे में नहीं है, यह स्वयं के बारे में अपनी सोच बदलने के बारे में है। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क। हाँ, ये इस विचार को पुख्ता करता है कि व्यक्तिगत विकास या जागृति कोई घटाने की प्रक्रिया नहीं है कि कमियों को हटाना है, बल्कि ये कुछ जोड़ने जैसा है। जो आप पहले से हैं उसे और जानना और उजागर करना है। ये उस पुरानी कहावत जैसा है कि ये मंजिल नहीं, सफर है। और स्रोत खुद भी कहता है कि ये कोई एकदम नई बात नहीं है, ये सब हमें याद दिलाने के लिए है, जो हम शायद कहीं गहरे में जानते हैं। याद दिलाना। तौर पर नौकरियां या काम कहते हैं। सही। स्रोत का तर्क है कि हमारे सारे काम अपने मूल रूप में एक दूसरे की मदद करने के बारे में ही है। अच्छा, सारे काम? हाँ, सोचिए, ये भी ऊर्जा के लेन देन का ही एक रूप है। हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं, समस्याएं सुलझाने में, बेहतर जिंदगी बनाने में, बीमार होने पर ठीक होने में, हाँ, ये तो है। अच्छा महसूस कराने में, ज्यादा जानने में, या बस मनोरंजन, खुशी, अच्छा वक्त बिताने में मदद करते हैं। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कलाकार, किसान, सफाई कर्मी, हर कोई किसी ना किसी तरह से दूसरे की मदद ही तो कर रहा है। हाँ, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है काम को देखने का। तो सब कुछ घूम फिर कर इसी ऊर्जा के लेन देन और मदद पर आ जाता है। और फिर वो सवाल जो पहले उठा था, वो कौन सी चीज है जो इस लेन देन को अहिंसक बनाती है, जैसा कि हिब्स के आयाम में होता है? स्रोत इसका जवाब देता है, प्रेम। प्रेम। हाँ, प्रेम। स्रोत बताता है कि ऊर्जा का ये सहज, अहिंसक लेन देन क्यों होता है। प्रेम ऊर्जा का उस हद तक जमा होना जहां वो भावना, जिसे तुम्हारी भाषा में प्रेम कहते हैं, ऊर्जा के कणों की ओर खींचती है, जिससे वो एक साथ आते हैं और लेन देन करते हैं। तो ये प्रेम ही वो शक्ति है जो ऊर्जा को रचनात्मक रूप से जोड़ती है, हिंसा के बिना। प्रेम। और यहीं से स्रोत अपना अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र देता है, एक तरह का निचोड़। वो कहता है, हिंसा को समाप्त करें और अलगाव के सभी विचारों को त्याग कर प्रेम करना याद रखें। अलगाव के सभी विचारों को त्याग कर प्रेम करना याद रखें। ये बहुत शक्तिशाली वाक्य है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ में अलगाव का भ्रम है। ये सोचना कि हम एक दूसरे से अलग हैं, हम प्रकृति से अलग हैं, हम उस परम शक्ति जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं उससे अलग हैं। ये अलगाव का भ्रम। हाँ, और स्रोत के अनुसार समाज को बदलने और एक बेहतर शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए यही मुख्य सीख है। अगर हम सच में हिंसा खत्म करना चाहते हैं तो उसका सबसे पक्का तरीका है अलगाव के इन झूठे विचारों को छोड़ना और ये याद करना कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव का आधार प्रेम है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने देखा कि जीवन एक निरंतर ऊर्जा है। हमने हेब्स के बारे में सुना, जो नतीजों के बजाय अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं और शायद हमारी मदद के लिए हैं। हमने समझा कि जागृति खुद को बदलने से ज्यादा अपनी सोच बदलने का मामला है। और आखिर में ये कि प्रेम और अलगाव के विचारों को छोड़ना ही शायद एक बेहतर दुनिया की कुंजी है। तो इस सब का मतलब क्या है? हम क्या करें इसे जानकर? थोड़ा रोककर ये सवाल शायद मन में उठता है।
यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। ये सीधे स्रोत से ही निकलता है, भले ही साफ साफ न कहा गया हो। अगर हमारी सारी मानवीय गतिविधियां, हमारी नौकरियां, जैसा स्रोत इशारा करता है, अपने मूल में HE20 की तरह ही मदद करना है, और ये सब प्रेम से प्रेरित ऊर्जा का लेन देन है, कम से कम आदर्श रूप में, हाँ, तो क्या होगा अगर हम इस नजरिए को पूरी चेतना के साथ अपना लें? अगर हम सच में ये मानने लगें कि हमारा हर काम, हर बातचीत मदद और प्रेम की अभिव्यक्ति है, और हम जानबूझकर अलगाव के हर विचार को मैं अलग, तुम अलग, मेरा समूह अलग, तुम्हारा अलग, इसे छोड़ दें। ये सोच हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को कैसे बदल सकती है? हमारे रिश्तों को, हमारे काम करने के तरीकों को, और यहाँ तक कि हमारे समाज के पूरे ढांचे को। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं लगता, फिर ये एक प्रैक्टिकल बदलाव का नुस्खा भी हो सकता है। इस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इस स्रोत सामग्री के हमारे इस विश्लेषण और विचार मंथन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी।